नमस्कार दोस्तों, ये जो आप नोट देख रहे हैं ये 10 ट्रिलियन डॉलर्स का नोट है। ये जिम्बाब्वे की ऑफिशियल करेंसी थी जो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे 2008 में प्रिंट कर रहा था। जैसे ही हम जिम्बाब्वे का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज आती है क्रिकेट। पर हम में से शायद ही कुछ लोग जिम्बाब्वे की इकोनॉमिक डिजास्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं। नवंबर 2008 में जिम्बाब्वे का जो मंथली इन्फ्लेशन रेट था वो 79 बिलियन परसेंटेज था, यानी हर दिन का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 100% था। और अगर इसको आप आम जनता के हिसाब से समझिए तो चीजों की दाम हर दिन दुगनी हो रही थी। जो इंसान ऑफिस जाते वक्त सुबह में जो बस का भाड़ा भरता था, शाम में लौटते वक्त वही बस का भाड़ा दुगना हो चुका होता था। इसी नंबर को अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में समझिए तो इंडिया का जो अभी का ईयरली इन्फ्लेशन रेट है वो 6 से 6.5% के बीच में है। और इतने में ही आम जनता को महंगाई का एहसास होने लगता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो आप सोच के देखिए, जब डेली का इन्फ्लेशन रेट 100% का हो गया होगा तो जिम्बाब्वे की आम जनता पे इसका क्या असर पड़ रहा होगा। मैं इस वीडियो में आगे आपको और भी कुछ माइंड बॉगलिंग नंबर्स बताऊंगा, पर इस वीडियो का मकसद आपको सरप्राइज करना नहीं है। इस वीडियो का मकसद है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि आखिर जिम्बाब्वे में ऐसा क्या हुआ था जिससे जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आया। और दोस्तों, ये जानना हमें इसीलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में एशियन रीजन में पहले श्रीलंका और अभी पाकिस्तान भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और जो रीजंस है पाकिस्तान और श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस की, उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं जो जिम्बाब्वे में हुआ। तो पाकिस्तान और श्रीलंका तो डेफिनेटली जिम्बाब्वे की हाइपर इन्फ्लेशन से कुछ नहीं सीखा, पर हम इंडियंस इससे जरूर कुछ सीख सकते हैं। ये कहानी है पावर, पॉलिटिक्स, करप्शन और बिना सोचे समझी डिसीजंस की, जो एक कंट्री को उसके घुटने पे लाके खड़ा कर दिया। शुरू करते हैं शुरू से। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें जिम्बाब्वे की हिस्ट्री को थोड़ा और वहां की सोसाइटी को थोड़ा समझने की जरूरत है। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी उसी तरह से जिम्बाब्वे भी एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। जिम्बाब्वे में दो तरह के लोग रहते थे, एक माइनॉरिटी व्हाइट ग्रुप और दूसरा मेजॉरिटी अफ्रीकन ओरिजिन के लोग। और ये जो व्हाइट ग्रुप के लोग थे वो जिम्बाब्वे की सिर्फ 1% पॉपुलेशन थी। और किसी भी ब्रिटिश कॉलोनी का एक काफी कॉमन पैटर्न है, वो ब्रिटिश जहां भी गए वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भरपूर मात्रा में देखने को मिला। उसी तरह से जिम्बाब्वे में भी ब्लैक ओरिजिन के पॉपुलेशन के साथ काफी इनजस्टिस होता था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये था कि जिम्बाब्वे की जितनी भी फार्म लैंड्स थी वो मोस्टली व्हाइट ओन फार्म लैंड थी। और जिम्बाब्वे का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था उसका 88% आउटपुट सिर्फ इन फार्म लैंड से आता था जो जिम्बाब्वे की 1% पॉपुलेशन के पास था। इंडिपेंडेंस से पहले जिम्बाब्वे को रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। 1970s में काफी पॉलिटिकल अनरेस्ट और गोरिल्लाज मिलिट्री रेसिस्टेंस के बाद फाइनली 21 दिसंबर 1979 को रिवॉल्यूशन पैट्रियोटिक फ्रंट, जो एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी थी, और रोडेशियन गवर्नमेंट के बीच में लैंकेस्टर हाउस एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके अंतर्गत अब जिम्बाब्वे की हर इंसान के पास वोटिंग राइट्स। और फाइनली अप्रैल 1980 में जिम्बाब्वे एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। रॉबर्ट मुगाबे वो इस रिवॉल्यूशन पैट्रियोटिक फ्रंट पार्टी के लीडर थे और जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस के बाद रॉबर्ट मुगाबे की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। इसलिए 1980 के इलेक्शन में रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। फिर अगर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1980 से 1987 तक वो जिम्बाब्वे के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। फिर 1987 में जिम्बाब्वे की कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को एबॉलिश कर देती है और प्रेसिडेंट के पोस्ट के साथ मर्ज कर देती है। और फिर 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट रहते हैं। दोस्तों, पहले 10 साल तो मुगाबे सरकार के अंदर जिम्बाब्वे में ठीक ठाक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, लगभग 5% से हर साल इकोनॉमिक ग्रो हो रही थी। लेकिन लेट 1980s में जिम्बाब्वे की कुछ इकोनॉमिक वीकनेसेस काफी क्लियर होने लगी, जैसे फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज, बढ़ती हुई सरकार की डेब्ट, जो एग्जैक्टली हमें पाकिस्तान में अभी देखने को मिल रहा है। By the way, we are not going to distract ourselves और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। We are going to continue talking about Zimbabwe in this video। तो जब ये काफी क्लियर होने लगा कि जिम्बाब्वे अब इकोनॉमिक डिजास्टर की कगार पे आके खड़ा हो गया है, तो रॉबर्ट मुगाबे की सरकार पर इंटरनली देश के अंदर और एक्सटर्नली देश के बाहर से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का प्रेशर काफी बढ़ने लगा। देश के अंदर जो व्हाइट लॉबिस्ट थे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का डिमांड करने लगे और बाहर से IMF और वर्ल्ड बैंक जिम्बाब्वे की स्टेट ओन कॉर्पोरेशंस की एफिशिएंसी और आउटपुट को इंप्रूव करने के लिए प्राइवेटाइजेशन डिमांड करने लगी। तो इस प्रेशर में आके मुगाबे सरकार ने 1991 में द इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम
प्रोग्राम यानी ईसैप लॉन्च किया, जिसका मेन प्रिंसिपल था लेजे फेरे, यानी सरकार प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में या बिजनेसेस के फंक्शन में कम से कम इंटरफेयर करेगी, जो बेसिकली एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूवमेंट था। लेकिन जिम्बाब्वे की सोसाइटी अभी स्ट्रक्चरली जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो इतनी बड़ी चेंज के लिए रेडी ही नहीं थी। ऑल्दो इस ईसैप प्रोग्राम से जिम्बाब्वे सरकार का इंटेंशन जरूर सही था जिम्बाब्वे के इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने का, लेकिन ईसैप को इतनी बुरी तरह से एग्जीक्यूट किया गया कि जिम्बाब्वे की आम जनता का विश्वास अब मुगाबे सरकार से उठने लगा। और लेट 1990s में ये पहली बार हुआ कि ऑपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होल्ड जमने लगा। और फिर क्या था, मुगाबे सरकार अपनी पावर को बचाए रखने के लिए पॉपुलिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करनी शुरू कर दी और ऐसे पॉलिसीज बनाने शुरू कर दिए जो सिर्फ मुगाबे सरकार को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचाए। और यहां से शुरू होती है जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन की कहानी। कंटिन्यूअसली सरकार वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्लेम करती रही रैदर देन अपने इंटरनल पॉलिसी फेलियर्स को करेक्ट करने के। एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने जिम्बाब्वे की इकोनॉमी और अफ्रीकन इकोनॉमी को काफी क्लोजली फॉलो किया है, उनके हिसाब से मुगाबे सरकार की 3 पॉलिसीज थी जिसने जिम्बाब्वे की इकोनॉमी को एकदम तोड़ के रख दिया, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। पर दोस्तों मेरी आपसे उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक कीजिएगा तो YouTube मेरे इस वीडियो को और भी लोगों को रिकमेंड करेगा और मेरा काम और भी लोगों तक पहुंच सकेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके चैनल से इसके सब्सक्रिप्शन से मेरा ये कम्युनिटी बढ़ेगा और मुझे प्रोत्साहन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। अब आगे बात करते हैं। पहला पॉलिसी जो मुगाबे सरकार ने अपने सपोर्टर्स के फेवर में इंप्लीमेंट किया बिना इकोनॉमिक इंपैक्ट को समझे हुए, वो था अनसपोर्टेड पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स टू वॉर वेटरन्स। काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा होगा ना ये, पर चलिए इसके स्केल को समझते हैं। हर देश अपने वॉर वेटरन्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहता है, पर अपने मीन्स के अंदर। जिम्बाब्वे के वॉर वेटरन्स मुगाबे के काफी लॉयल सपोर्टर हैं, क्योंकि वो मुगाबे जो एक खुद वॉर वेटरन था उसको अपने जैसा मानते थे। ये जो वॉर वेटरन्स थे वो जिम्बाब्वे के इंटरनल करप्शन के कारण अपना पेंशन लूज कर दिए थे और इसीलिए मुगाबे ने इस ग्रुप के लिए 4 बिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स का एक पेमेंट पैकेज अनाउंस कर दिया। इस टाइम पे वर्ल्ड बैंक जिम्बाब्वे को इकोनॉमिक रिकवरी के लिए लोन दे रहा था, पर ऐसा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर देख के वर्ल्ड बैंक बिल्कुल बौखला गया और 62.5 मिलियन US डॉलर्स का जो क्रेडिट प्रॉमिस किया हुआ था जिम्बाब्वे को, उस डिसीजन से वर्ल्ड बैंक विड्रॉ कर गया, जिसके कारण सरकार पे एक बहुत बड़ा झटका पड़ा। तो एक तरफ तो सरकार ने डिसीजन ले लिया इतने बड़े स्पेंडिंग का, और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आने वाला था वो भी नहीं आ रहा था, जिसके कारण सरकार के पास पैसे की कमी होने लगी। तो भाई अब पैसा आए कहां से? तो सरकार ने डिसीजन लिया कि वो टैक्स बढ़ा देंगे, लेकिन लेबर यूनियंस के ऑपोजिशन के कारण सरकार टैक्स तो बढ़ा नहीं पाई। तो पैसा अब कहां से आए? तो ये जो अगला डिसीजन जिम्बाब्वे ने लिया पैसे की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, वो एक बहुत बड़ा कारण बना जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन का। जिम्बाब्वे की सरकार बिना सोचे समझे बहुत बड़े मात्रा में पैसा प्रिंट करना शुरू कर दी और यहीं पे 1997 में जापान में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट करते हैं और सिंपली ये समझते हैं कि पैसा प्रिंट करने से इन्फ्लेशन कैसे आता है। जब सरकार पैसा प्रिंट करना शुरू करती है तो मार्केट में अचानक से पैसे का सप्लाई बहुत बढ़ जाता है, लेकिन अगर सरकार ऐसा कोई स्टेप नहीं ले रही है जिससे चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, यानी आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ रहा हो, तो अब क्या होता है कि डिमांड काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है पर चीज़ों का सप्लाई तो नहीं बढ़ रहा है। इसके कारण से चीज़ों का दाम बढ़ने लगता है और जब दाम बढ़ता है तो उसी को तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जिम्बाब्वे का हाइपर इन्फ्लेशन का एक सबसे बड़ा कारण था सरकार का अनथॉटफुल, बिना सोचे समझे पैसा प्रिंट करना। 1997 तक जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन 20% तक पहुंच चुका था और फिर सितंबर 1998 में मुगाबे सरकार एक और ऐसी डिसीजन लेती है जिससे जिम्बाब्वे की इकोनॉमी और टूटने लगती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को सेकेंड कॉन्गो वॉर में सपोर्ट करने के लिए मुगाबे सरकार अपने आर्म फोर्सेस को कॉन्गो में भेजने का डिसीजन ले लेती है। इसका मेन रीजन क्या था ये आज तक डिबेटेबल है, पर मुगाबे को ये लगा कि अगर वो कॉन्गो को इस वॉर में सपोर्ट करेगा तो फ्यूचर में जो कॉन्गो में डायमंड और गोल्ड रिजर्व है उस पे जिम्बाब्वे को एक्सेस मिलने लगेगा। पर जो भी इंटेंशन था या जो भी मोटिवेशन था, ये वॉर जिम्बाब्वे को हर महीने 33 मिलियन US डॉलर्स कॉस्ट कर रहा था और ये जिम्बाब्वे की सिचुएशन को बद से बदतर बना दिया। 1998 के एंड तक इन्फ्लेशन रेट अब 48% पहुंच चुका था
इसको देख के मुगाबे सरकार के अगेंस्ट और भी अपोजिंग फोर्सेस खड़े होने लगे, जैसे मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक चेंज नाम की एक पार्टी इमर्ज हुई। अब मुगाबे सरकार अपने पावर को बचाए रखने के लिए डेस्परेशन में आके और भी रैश डिसीजंस लेनी शुरू कर दी। साल 2000 में मुगाबे सरकार ने फास्ट ट्रैक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम लॉन्च किया। दोस्तों इस वर्ड फास्ट ट्रैक पे थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में 2 सेकंड में बात करने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया था कि जो जिम्बाब्वे की 88% एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो वाइट ओन्ड फार्म से हो रही थी। तो सोसाइटी में थोड़ा सा इक्वालिटी और जस्टिस लाने के लिए 1990s में मुगाबे सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया विलिंग सेलर विलिंग बायर का, जिसके अंतर्गत वाइट ओन फार्म्स को वाइट फार्मर से खरीद के, मतलब उनको प्रॉपर पैसा दे के उस लैंड को गरीबों में और अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों में रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। गवर्नमेंट का टारगेट था कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत 8 मिलियन हेक्टेयर लैंड्स को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन करप्शन और रिसोर्स कंस्ट्रेंट के कारण सिर्फ 3 मिलियन हेक्टेयर लैंड को ही ट्रांसफर किया जा सका। तो फिर सरकार ने इस विलिंग बायर और विलिंग सेलर के प्रोग्राम को स्क्रैप कर दिया और 2000 में डेस्परेट होके इस फास्ट ट्रैक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत अब फार्मर्स को, वाइट फार्मर्स को बिना पैसा दिए गए जबरदस्ती उनसे लैंड छीना जाने लगा और उसको अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच के हिसाब से वाइट फार्मर्स को इसमें जान से भी मारा गया। अब ये समझिए कि कैसे एक बिना सोचे समझा गया डिसीजन कैसे बैकफायर कर सकता है। तो इन अफ्रीकन ओरिजिन के लोगों को तो इस न्यू लैंड पे सेटल तो कर दिया गया, पर उनको एग्रीकल्चर शुरू करने के लिए बैंक्स उनको लोन ही नहीं दे पा रही थी, क्योंकि पहला रीजन ये था कि जो टाइटल था लैंड का वो इन फार्मर्स के नाम पे ही नहीं था, तो फार्मर्स उसको कोलैटरल की तरह रख नहीं पा रहे थे और उनको लोन नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी बात ये कि ये फार्मर्स कभी कमर्शियल फार्मिंग में ट्रेंड ही नहीं थे, इनको पता ही नहीं था कि कमर्शियल फार्मिंग किया कैसे जाता है, जिसके कारण जिम्बाब्वे का एग्रीकल्चरल आउटपुट काफी तेजी से नीचे गिरने लगा। 2005 में फूड आउटपुट 45% से गिर गया, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 29% से गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट 80% तक पहुंच गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नीचे गिरने लगी और वाइट पीपल कंट्री को छोड़ के भागने लगे, जिसके कारण कंट्री का काफी कैपिटल भी उनके साथ बाहर चला गया। 2006 में इन्फ्लेशन 1281% तक पहुंच गया। एक टाइम पे एक लोफ ब्रेड का दाम 550 मिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स हो गया था। अब छोटी से छोटी चीजों के लिए भी लोगों को ट्रिलियन डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता था, जिसके कारण जिम्बाब्वे की सरकार ने बड़े बड़े डिनोमिनेशन जैसे 10, 20, 50, 100 ट्रिलियन डॉलर्स के नोट छापने शुरू कर दिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी सरकार पैसा प्रिंट करना नहीं रोक रही थी। 2006 में IMF के लोन को चुकाने के लिए जिम्बाब्वे की सरकार ने 21 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर्स प्रिंट किया और फिर 2008 में मंथली इन्फ्लेशन 79.6 बिलियन % पहुंच गया। लोगों की सैलरी तो ट्रिलियन डॉलर्स की थी, पर बस का भाड़ा उससे भी दुगना था। फाइनली अप्रैल 2009 में जिम्बाब्वे ने करेंसी प्रिंट करना बंद किया और दूसरी कंट्रीज जैसे US डॉलर्स और साउथ अफ्रीकन रैंड यूज करना शुरू किया। बाय एंड ऑफ 2015 जिम्बाब्वे कंप्लीटली US डॉलर्स पे स्विच कर गया, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू हुआ। इन 2019 में फिर से एक नए फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने अनाउंस किया कि वो एक नया जिम्बाब्वे करेंसी लॉन्च करेंगे और सारे फॉरेन करेंसी को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे जस्ट एक साल के अंदर अंदर इन्फ्लेशन 4.9% से बढ़ के 500% तक पहुंच गया, यानी वापस से हाइपर इन्फ्लेशन। तो दोस्तों यहाँ पे खत्म होती है हमारी जिम्बाब्वे की कहानी। ये एक कहानी है कि कैसे पॉलिटिक्स, पावर का गलत इस्तेमाल, करप्शन और बिना सोचे समझे लिया गया डिसीजन, एक पॉपुलिस्ट डिसीजन, कैसे एक कंट्री की इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। उम्मीद तो यही करता हूं कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो इन गलतियों से सीखे और वही गलतियों को दोबारा ना दोहराए। पाकिस्तान अभी काफ़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उम्मीद करता हूं कि वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर कर जाए। उम्मीद तो ये करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ये मेरे काम को और भी लोगों तक पहुँचाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।